तो बेरीनाग के इतिहास में वो पहला ऐसा जुलूस था जिसमें 30,000 लोग शामिल थे। ये जो हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में है, आपका क्या है कि हर किसी का हिस्सा बधा है, सारे विभाग उसमें शामिल है। मेरी खुद मेरी जो हालत हुई है ईमानदारी से काम करने की, मेरी दूसरों को समझाने की हिम्मत ही नहीं आई। हमने तो उत्तर प्रदेश। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि मजबूरी के तहत ही सही कर्मचारी को भी भ्रष्टाचार में शामिल होना ही है, होना पड़ेगा जी। अगर आपने करप्शन हटाना है तो टॉप लेवल आपको साफ करना पड़ेगा। नीचे वाले को आप कितना फंसा लो, 2,000, 5,000, 50,000 वाले को कितना फंसा लो। उत्तराखंड राज्य आंदोलन के लिए समर्पित पहाड़नामा के इस एक और नए एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी हम हैं पिथौरागढ़ ज़िले के एक छोटे कस्बे बेरीनाग में। यहाँ हमारे साथ हैं नवीन चंद कांडपाल जी। आप उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर महासंघ के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, उससे पूर्व महासचिव रहे हैं और उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान आप बेरीनाग में ही पोस्टेड थे। तो आइए जानते हैं कांडपाल जी से उत्तराखंड राज्य आंदोलन का वो दौर कि कैसा मौसम था, क्या माहौल था बेरीनाग में उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दरमियान में। तो कांडपाल जी नमस्कार, हमारा स्वागत है आपका हमारे इस शो में। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अपने जीवन परिचय के साथ कि आप कहाँ पैदा हुए, क्या आपका जीवन परिचय रहा और कब आप बेरीनाग में, जब आंदोलन का क्या हाल थे जिस वक्त आप बेरीनाग पोस्टेड थे, तो इसकी एक चर्चा और क्या सहभागिता थी कर्मचारियों की, एक चर्चा इस बारे में हमारे साथ करेंगे। धन्यवाद। मैं नवीन चंद कांडपाल। मेरा घर बेरीनाग से 30 किलोमीटर दूर एक ग्राम सियाकोट के पास पड़ता है जी। और मैं पूर्व में कई विभागों में कार्यरत रह के बाद में मैं अपने एक जिस विभाग में आया उसमें मैं 94 में बेरीनाग में पोस्टेड था। आप RES में थे? ग्रामीण अभियंत्रण सेवा उस समय कहलाता था, अब ग्रामीण निर्माण विभाग कहलाता है जी। उसमें वहाँ पर मैं बतौर कनिष्ठ अभियंता कार्यरत था। और 94 में उस समय एक OBC आंदोलन के तहत एक आंदोलन, छात्र आंदोलन प्रारंभ हुआ था जी। और उसमें जो बाद में उसमें ये था कि सारे राज्य को, सारे उत्तराखंड क्षेत्र को OBC में शामिल किया जाए, ये आंदोलन था कायदे से। और बाद में वो राज्य आंदोलन में कन्वर्ट हो गया क्योंकि उस समय बहुत सारी बातें हुई, खटीमा, मसूरी, गोलीकांड हुआ, मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, ये हुआ, तो फिर राज्य आंदोलन में कन्वर्ट हुआ। तो 22 सितंबर की बात थी वो, तो 22 सितंबर से सारे जो उत्तराखंड के कर्मचारी थे जी, शिक्षक थे, वो भी इस आंदोलन में भागीदारी के लिए उतरे थे। तो मैं उस समय चूँकि बेरीनाग में था और मैं थोड़ा नेतृत्व वाली जगहों में भी था, तो वहाँ पर एक पृथक राज्य संघर्ष समिति बनाई गई थी बेरीनाग में पृथक राज्य संघर्ष समिति। मैं उसका महासचिव था। और कौन कौन लोग थे आपके साथ? और मेरे साथ उस समय के तत्कालीन छात्र संघ अध्यक्ष थे विक्रम सिंह नेगी, जो अब स्वर्गीय हो गए हैं। अच्छा। वो उस समय अध्यक्ष थे। तो और भी काफ़ी लोग उसमें सम्मिलित थे, जैसे राजू पंत थे, राधे पंत थे, जी थे, और एक अध्यापक थे, मतलब कई लोग थे उसमें। एक विपिन जोशी थे जिनका वहाँ पर एक दुकान है जी। और बहुत सारे लोग थे। और उसके अलावा जो कर्मचारियों का जो संगठन था उसमें पृथक राज्य नहीं, उसको था उत्तराखंड संयुक्त कर्मचारी संघर्ष समिति, तो उसका मैं अध्यक्ष था वहाँ पर। अच्छा। बेरीनाग में। तो ये आंदोलन हुआ और काफ़ी लंबा आंदोलन हुआ और बहुत उसमें लोगों में आक्रोश था जी। और ये तमाम जो सरकार द्वारा गोलीकांड किए गए और जो मुजफ्फरनगर टाइप के बर्बर कांड हुए, उससे बहुत आक्रोश था। और उस समय वहाँ मुझे आज भी याद है कि वहाँ पर एक जुलूस का आयोजन किया गया। हम लोगों ने बहुत मेहनत की थी, गांव में जाके सब उसका प्रचार प्रसार किया था जी। तो बेरीनाग के इतिहास में वो पहला ऐसा जुलूस था जिसमें 30,000 लोग शामिल थे LIU की रिपोर्ट के मुताबिक। और उसका वो उस समय ये प्रशासन की ये थी कि उन्होंने सारी जितनी फोर्स मंगाई थी वो शराब की दुकान में
शराब की दुकान की सुरक्षा शराब के की लिए। दुकान की सुरक्षा के लिए थी और कहीं के लिए नहीं। खैर जुलूस निकला और शराब की दुकान में वास्तव में हंगामा होना ही था, तो लोगों ने उसको तोड़फोड़ कर दी और कर दी। पीएससी थी, पीएससी गाड़ी में आग वाग भी लगा दी और गोलीकांड होते होते बचा। वहाँ पर एक अच्छे से दरोगा थे, उसमें कोई उपरेती थे, कौन थे, तो उन्होंने उसको बड़ी मुश्किल से रोका और नहीं तो गोलीकांड उसमें हो गया था। तो आंदोलन चलता रहा। खैर उसके बाद जो हुआ, उसके बाद वो आंदोलन आगे बढ़ा और बाद में कर्मचारियों ने धीरे धीरे अपने हिसाब से उसमें वापस आना शुरू कर दिया। पिथौरागढ़ के लोग 30 अक्टूबर को वापस आ गए, नैनीताल के कुछ और देर में आ गए, अल्मोड़ा के 12 नवंबर में आ गए। तो मैं बड़ा विक्षुब्ध हो गया था उससे कि मैंने कहा यार ये क्या सिस्टम है। उसके अलावा मैं व्यक्तिगत तौर पे भ्रष्टाचार विरोधी मानसिकता का आदमी रहा हूँ जी। और मैं उसमें बहुत ही पीड़ित था। यानी आप यकीन करेंगे, उसमें मैंने 20 में ऑन रिक्वेस्ट अपना ट्रांसफ़र मुंशियारी कराया था। अच्छा। मैंने कहा वहाँ कोई जाता नहीं है मुंशियारी से जगह में, मैंने कहा मैं वहाँ रह के ईमानदारी से काम तो कर पाऊँगा, लेकिन वहाँ भी नहीं टिकने दिया था। तो बड़ी परेशानी हो गई थी। तो मैंने कहा इसको एक बिंदु बनाए रखा कि मैंने कहा भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की मेरी मांग थी, तो मैं इसमें कंटिन्यू कर गया। अच्छा। मैं वापस नहीं आया अकेला। मैं ऐसा था कि उसके बाद जब 22 दिसंबर को सारे उत्तराखंड के लोग वापस आ गए थे, तो मैं उसमें वापस नहीं आया फिर, और मैं लगा रहा। मैंने कहा मुझे आना ही नहीं है इसमें, और इस सरकार में तो नहीं आना है, जो उस समय तत्कालीन मुलायम सिंह की सरकार थी उसमें तो मुझे आना ही नहीं है। और फिर कालांतर में क्या हुआ कि मैं सस्पेंड कर दिया। अच्छा। कि अनधिकृत तौर पर अनुपस्थित रहने के कारण मुझे सस्पेंड कर दिया। मैंने कहा कर दो यार, सस्पेंड करो, कुछ करो, मैं तो आना ही नहीं है तुम्हारे यहाँ। और उसके बाद में उन्होंने मुझे बहाल तो कर दिया जांच के प्रतिबंध के साथ। जी। और फिर उसमें बाद में मेरी वार्ताएँ भी हुई, आगे को हुई, और तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से भी मेरी वार्ता हुई थी। तो उसके बाद में 28 जून को मैंने अल्मोड़ा मेरा ट्रांसफ़र कर दिया था, ट्रांसफ़र भी कर दिया उस बीच। तो मैं 28 जून को अल्मोड़ा में ज्वाइन किया था। तो ये बिंदु थे तमाम जिसमें मैं इसमें आंदोलन में रहा, और बाद में बड़ा उत्पीड़न हुआ। मेरी 6-7 साल सर्विस ब्रेक रही, मैं मूल वेतन में कार्यरत रहा। अच्छा। और बड़ी कष्ट सहा, परिवार भी मेरे साथ था, और लेकिन कोई बात नहीं, राज्य बन गया बाद में। ये उत्तराखंड राज्य बनने से पूर्व के तमाम घटनाक्रम है, जब आप सस्पेंड रहे उत्तराखंड राज्य के दौरान? हाँ, राज्य बनने के बाद नहीं, जब राज्य आंदोलन के दौरान, राज्य आंदोलन के दौरान के रही, जहाँ सस्पेंड भी रहे। हाँ। और बिना वेतन के भी आपने आप स्ट्राइक पे भी रहे। हाँ। उत्तराखंड राज्य आंदोलन तमाम। तो लास्ट में जब राज्य बनने 9 नवंबर को राज्य बना था 2000 में जी, तो 5 नवंबर को मेरा फैसला हुआ उत्तर प्रदेश में, और उसमें मुझे पाया गया कि मैं जो जितने और कर्मचारियों ने की उतना तो ठीक है, उसके अलावा 197 दिन मेरे अलग बन रहे थे, तो उसमें मुझे वो 9 वर्क 9 पे लगाया गया और 197 दिन की मेरी वेतन काट दिया और कंटिन्यू कर दिया। मतलब आपका जो है अन्य कर्मचारियों के अलावा 197 दिन का वेतन अतिरिक्त कटा। हाँ। और उसके बाद आपको पुनः सेवाओं में वापस लिया जी। हाँ जी। तो आपका फिर रिटायरमेंट कब हुआ? मेरा रिटायरमेंट उसके बाद में रिटायरमेंट मेरा 2020 में 2020 जनवरी 2020 में हुआ, और मैं उस समय देहरादून में कार्यरत था। अच्छा। उसके बाद मैंने तमाम पदों पर भी काम किया, बहुत अच्छे जो कर्मचारी संगठनों के पद थे उसमें मैं उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का महासचिव रहा, 2 बार अध्यक्ष रहा। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी समन्वय मंच का मैं मुख्य संयोजक रहा। उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति का मैं संयोजक रहा। और भी मैंने कई काम किए, तो लगा रहा। लेकिन जो मुख्य बिंदु था, जो मेरा जो आंदोलन का मुख्य बिंदु था, मैं उसमें ज़रा प्रकाश डालूंगा जी, वो था भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड जी, जो बिल्कुल भी क्या नहीं हुआ, सक्सेस नहीं हुआ। मैंने मेरे पास इतनी बड़ी फाइल रखी है, तो मैंने इसमें मेरे पास दस्तावेज हैं पक्के जी। मैंने सबसे मिला। मैं बल्कि एक सीएम थे, अब नाम तो नहीं बताऊंगा मैं भी, हाँ। उनसे कहा मैंने इतने दिन आंदोलन किया था और मेरी बात सुनो। उन्होंने कहा यार अब हड़ताल मत करना यार तुम हमारे यहाँ। मतलब मैंने कहा ये बात थी कि मैंने वो हड़ताल कोई ऐसे थोड़ी ना की थी, वो तो एक वो थी प्रेस्टीज वाली बात थी, और वो थी और संकल्प था, और उसमें सब नहीं कहते थे पौधा झंगोरा खाएंगे उत्तराखंड बनाएंगे। बिल्कुल ठीक है। मैं व्यक्तिगत तो मुझे नुकसान हुआ, मैं 1986 में लोक सेवा आयोग से पास आदमी हूँ, इलाहाबाद लोक सेवा आयोग से, कन्फर्म मेरी नौकरी,
और रोजगार के लिए आंदोलन हुआ। ये आंदोलन ओबीसी वाले उसमें तो हुआ और रोजगार के लिए तो हुआ। बिल्कुल। और उसके बाद जिसके बाद बढ़िया नौकरी कन्फर्म लोक सेवा आयोग से, वो अपनी नौकरी को दांव में लगा रहा है, तो उसको थोड़ी तो वो दे दो, तुम उसकी बात तो सुन लो। इसने नहीं सुनी। बाद में मैंने और उम्र की सब हर के सामने रखी। बाद में मुझे अंदाज़ आया कि मैं जिसको बताऊँ लोग पूछे हाँ क्या क्या हो रहा है यार, करप्शन क्या है। अब मुझे तो सब पता है, मैं इतने संगठनों में रहा, मुझे तो हर किसी का पूरा वो है। तो मैं जिसको बताऊँ तो वो उसको सॉल्यूशन के लिए नहीं जाएगा, वो उसमें शामिल हो जाएगा ज़रूर। तो इसलिए मैंने फिर बताना, मतलब हिस्सेदारी लेना शुरू कर दिया लोगों ने आपकी जानकारियों से। मेरी जानकारी का दुरुपयोग होना शुरू है। मैंने कहा अब नहीं बताऊंगा, चलो। लेकिन आप इस समय ऑन द कैमरा तो कुछ ऐसे भ्रष्टाचार के किस्से हमें बता सकते हैं? सुनिए, भ्रष्टाचार दो प्रकार के हैं, जी। मैं बताऊँ आपको। जी। एक भ्रष्टाचार तो है आपने लपक झपक वाला, मतलब आप किसी ऑफिस में गए, आपका कोई काम पड़ गया, उसने कहा यार ये हो जाएगा, इतने ले आओ जरा, कैश ऑन, मतलब दे दिया आपने, वो नहीं। एक होता है चेन करप्शन। चेन करप्शन माने आपका क्या है कि हर किसी का हिस्सा बधा है। ये जो हमारे गवर्नमेंट सिस्टम में है कि हर किसी का क्या है कि जेई ने एई को देना है और एई ने बस अब बधा है जी। सुनिए, टॉप लेवल कहीं पर हर तक जाएगा वो, ठीक है। अब इस चेन करप्शन में क्या होता है, अगर कोई वो करे, कहीं पे हस्तक्षेप करे, चेन को तोड़े तो अब चेन तो टूटेगी नहीं, बिल्कुल। क्योंकि बड़ी लंबी। तो वो क्या करते हैं, उस चेन वो आदमी टूट जाएगा, वो कड़ी को ही तोड़ देते हैं। नहीं होता जैसे आप मालाएं लगाते हैं सीरीज में, बिल्कुल, दिवाली में, तो एक फूल खराब है तो उस फूल को तो उसको डायरेक्ट कर देते हैं। तो वही हो, तो मेरे साथ भी रहा है बहुत कि लोगों ने मुझे उखाड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो परमात्मा की कृपा थी और मेरा अपना आत्मबल था, ऑनेस्टी का, कि मैं टिक गया और मैं टिका रहा। ऐसी बात नहीं, लास्ट में तक ऐसा नहीं वो रहा कि मैं अपने काम, मैंने जहाँ जहाँ भी मैंने काम किया, मेरा हमेशा रहा भाई ना हमने लेना है न किसी को देना है। तो ऐसे कुछ भ्रष्टाचार के दो एक किस्से जो कि चर्चित रहे हों और आपने जिनको उजागर करने का पूर्व में ही प्रयास किया हो, आप अगर हमारे साथ साझा करना चाहें। अब ऐसे बहुत किस्से थे जी, बहुत किस्से थे ऐसे, जिसमें था कि एक हमारे एमडी थे पेयजल निगम के, शर्मा जी थे कोई, उन्होंने कितने करोड़ों रुपए दे के अपना एक्सटेंशन भी कराया था। हमने काफ़ी हाईलाइट किया था वो, तो लास्ट में हम ही किनारे हो गए, मतलब हमें ही किनारे कर दिया और वो तो अपना काम करते गए। और हर जगह अब क्या बताएं किस्सों को। तो मेरा अपना ओपिनियन ये था उस समय, मैंने कहा ये उत्तराखंड राज्य है, नया नया बन रहा है, यहाँ के आदमी ईमानदारी वाले आदमी हैं। यहाँ हैं पहले पहाड़ी लोग नहीं कहते थे ईमानदार होता है, पहाड़ी लोग वाले भी जाते थे यहाँ से लोगों को, चाहे वो बतौर किसी के लिए ले जाएं कि यार पहाड़ का आदमी ईमानदार होता है। तो ईमानदारी यहाँ की एक क्या थी, प्रकृति थी। और लोग बाग नए नए आएंगे, कई फौजी लोग हैं यहाँ, ये है, तो ये अच्छा राज्य बन सकता है, क्योंकि इस राज्य के पास सब चीज़ थी। इसके पास जंगल, ज़मीन, प्लेन्स, हिल सब है। ये उत्कृष्ट राज्य बन सकता था जी, ठीक है। पैसा बहुत आता है यहाँ, ऐसी बात नहीं, डेवलपमेंट भी हो रहा होगा। लेकिन जो मेरा मानना था कि आपका टॉप लेवल जो है, मतलब करप्शन हमेशा आता है ऊपर से और रिवॉल्यूशन आती है हमेशा नीचे से। अब नीचे वाला भी खुश, ऊपर वाला भी खुश, ऐसा कोई है नहीं, सबका काम चल रहा है। तो ऊपर वाला जब तक, अगर मेरा मानना है कि अगर ऊपर के 200 लोग ठीक हो जाएं जी, केवल पूरे स्टेट में 200 जो टॉप लेवल पे बैठे हैं वो बिल्कुल क्या हो जाएं, कट्टर हो जाएं, नहीं कुछ नहीं करेंगे, तो नीचे वाले तो उनके फॉलो करेंगे। तो ऐसे नहीं करप्शन दूर नहीं होगा, बल्कि इसको फैशन में लाना पड़ेगा। कि इसको अगर फैशन में आ जाए कि भैया नहीं करना है, जैसे नहीं होता फॉरेन में कई जगह होता है। मैं एक दिन पढ़ रहा था, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कहीं कार में जा रहे थे, उनको बेल्ट नहीं लगी थी, सीट बेल्ट, तो उनका ऑनलाइन चालान हो गया। तो आदमी खुद आरटीओ ऑफिस जाके अपना चालान जमा कराया। ये नहीं कि उसने पुलिस वाले को धमकाया, ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि तो मानसिकता में जब तक वो नहीं आएगी, बदलाव नहीं आएगा। मतलब आपने क्रांति का क्या मतलब है, आपने सत्ता परिवर्तन तो कर दिया, परिवर्तन तो व्यवस्था का होना है ना। सत्ता तो पहले भी वही थी, आज भी वही है, डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में पहले उत्तर प्रदेश में थे हम, आज उत्तराखंड में है। बिल्कुल, कल को इसके भी कोई 2 हिस्से हो जाएं, उसमें चले जाएंगे। तो ये कोई नहीं, व्यवस्था जब तक परिवर्तित नहीं होगी, बल्कि व्यवस्था और ख़राब होगी यहाँ। अच्छा, कैसे? उत्तर प्रदेश के समय से जैसे हम देखते थे, मैं तब भी लखनऊ जाते थे, हम इधर उधर जाते थे, ठीक है। तो लोग बाग कहते थे कि यार ये पहाड़ से आए हैं लोग, इनका काम करो पहले। जो सचिवालय गए, डायरेक्टरेट गए, कहीं भी कि
कि पहाड़ से आए हैं, बड़े दूर से आए हैं, इनका काम कर दो। अब किसी ने 150 रुपये उनको दे दिए किसी को ऐसे ही उसमें, तो बड़े खुश हो जाते थे वो। अब आज जाओ आप कहीं भी, आपका वो तो कोई लिमिट ही नहीं है और कोई गारंटी नहीं है, ले लेगा कोई भी लेकिन गारंटी नहीं। तो बहुत ऐसा क्या रहा, बहुत व्यवस्था ठीक नहीं हुई। तो मेरा अभी भी मानना है कि अगर कोई ढंग के लोग बैठ जाएं कभी जी, कभी, मतलब रिसर्च किसी को देनी है, कोई बैठ के ढंग से काम करो, तो हमारे पास पूरी है, उन लोगों के पास भी है। जनरली होता क्या है कि जैसे कोई कॉन्ट्रैक्टर है ना, बन गया कल मंत्री, अब उसको तो पता है सब क्या हो रहा है, तो उसने उसको सुधारना थोड़ा ना है, उसने तो अपना शेयर ठीक कर लेना है और कर लेना है। तो इस प्रकार की पॉलिसी से क्या होगा कि आएगा, लेकिन जो करप्शन है वो जैसे कागज़ों में ही है, कागज़ ठीक होने चाहिए आपके, पेपर अगर ठीक है तो काम क्या है ठीक है, और नहीं है तो नहीं है, काम चाहे साइड पे कुछ भी हो। बिल्कुल, ये व्यवस्था है। तो मैंने काफ़ी किया इसमें काम। मैं हरिद्वार में था, एक यही बन गया था तब, तो हरिद्वार में था, तो मैं हुआ ऐसे ही बड़ा, तो बड़ा विरोध तो नहीं हुआ, पब्लिक तो सपोर्ट में आ गई। अच्छा, पब्लिक जो हुई वो सपोर्ट में आ गई, मेरे विरुद्ध कई वो करे उन्होंने, बड़े षड्यंत्र रचे, तो पब्लिक मेरे सपोर्ट में आ गई। मैंने कहा छोड़ो यार, मैं 1 आध साल किया वहाँ काम, 2 साल, मैंने कहा अब मैं वापस अपने चीफ ऑफिस चले जाता हूँ, क्योंकि आदमी कहाँ तक लड़ेगा, बिल्कुल, अकेला आदमी। पकड़ा कौन जा रहा है आजकल, जैसे करप्शन हटा दिया हमने, भ्रष्टाचार मुक्त करा, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी ने 5,000 10,000 रुपये लिए वो तो पकड़ा जाएगा, विजिलेंस जांच ठीक है। जो करोड़ों के धंधे वाले हैं उनको कोई नहीं पकड़ता है, ठीक है। आप ये देखिए कि हर किसी के लिए नियम है गवर्नमेंट का कि कोई भी एम्प्लॉई है उसकी आप फाइनेंशियल क्या करेंगे, हर साल की वो लेंगे कि कितना उसका वो था, क्या उसकी संपत्ति में संपत्ति विवरण, हाँ, संपत्ति विवरण हर साल का। अब कल निकालिए ना, उसको निकालिए और उसमें देखिए ठीक है, मान लो मेरे विवरण आ रहा है कि मेरे 1 लाख रुपए मिल रहा है मुझे महीने का, ठीक है। अब मेरी वो एक्सपेंडिचर निकालिए कि क्या मेरा 1 लाख में चल रहा है, क्या मेरे पास गाड़ी है, क्या मेरे बच्चे बड़े हायर कॉन्वेंट्स में पढ़ रहे हैं, या मेरा स्टेटस क्या है, क्या विदिन 1 लाख है, तो अंदाजा जाएगा सीधे सीधे। तो लेकिन सुधारेगा कौन उसको, विजिलेंस जांच तो 10-5 हज़ार वाले को पकड़ेगी नहीं। तो ये तो बहुत मज़ेदार नहीं है। तो मेरा तो सभी जो हमारे उत्तर प्रदेश के, बल्कि मैंने एक बार अपने सीएम को भी लिखा था। इस बीच क्या हुआ कि मैंने कभी राज्य आंदोलनकारी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कुछ नहीं किया, नेवर। एक बार तिवारी जी के पीरियड में उन्हीं के कहने पर कुछ जहाँ चला था उसमें, लेकिन फिर वो गड्डी हो गई, वो भी चले गए, हम भी चले गए। अभी बीच में मैं सुन रहा था कि कैबिनेट ने इसको 6 महीने और एक्सटेंशन दे दिया चिन्हीकरण के लिए। तो मैंने एक अप्लाई कर दिया, ठीक है, मैं उसकी कॉपी भेज दूंगा आपको। मैंने कहा चलो हमें भी दो यार, बाकी मुझे उससे प्रॉफिट की तो ज़रूरत नहीं थी, पेंशन तो मुझे मिल ही रही है, वो तो क्या लेनी है, उनको तो डबल लेता भी नहीं कोई। और आरक्षण से मुझे कोई मतलब नहीं था, क्योंकि मेरे पास 3 बच्चे हैं, तीनों मेरे ठीक ठाक पोस्ट में हैं, सारे इंजीनियर हैं और अपने प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं। मैंने उनको कभी वो भी नहीं किया कि तुम गवर्नमेंट सेक्टर में जाओ, क्योंकि मुझे पता है यहाँ का हाल क्या है, आदमी को खाली फालतू का बेईमान क्यों बनाना है। बिल्कुल, तो ठीक ठाक कर रहे हैं, तो मुझे इसकी कोई वो नहीं थी। हाँ, एक मैंने कहा एक कुछ आंदोलनकारी का क्या होना चाहिए, एक फ्रीडम फाइटर की जैसी भावना आती है उसमें। और किया है भाई, 197 दिन की तनख्वाह किसकी लगी है ज़रा बताओ, 6.5 महीने का वेतन। तो हमने कहा चलो होना चाहिए। और मैंने उसमें लिखा भी है सीएम को कि मुझे एक वार्ता के लिए क्या दे दो, समय दे दो, ताकि मैं अपनी बात तो बताऊं यार, मैं कहना क्या चाह रहा था, मैं किया क्यों। इवन देन वहाँ से वो रिसीव हो गया, वहाँ मुझे उसका वो आ गया जिसने रिसीव किया कुरियर का, लेकिन उनका ये नहीं आया उस ऑफिस से कि यार तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, या तुम्हारा पत्र यहाँ भेजा, या तुम्हारा पत्र रिजेक्ट किया जाता है। कुछ तो आना चाहिए ना। क्यों आप बात कर रहे हो, आंदोलनकारी की बात कर रहे हो आप। आई एम नॉट सिंपली एनसी कांटवाल कि जो आपका एम्प्लॉय था, मैं एक फ्रीडम फाइटर हूँ भाई इस राज्य का। आप मेरी बात तो सुनोगे, अभी नहीं सुनोगे मैं सुनवा लूँगा, मतलब ऐसी बात नहीं कि अब मैं इसको सुनवा नहीं सकता हूँ, मुझे भी सारे दर्द वो पता है। लेकिन ये बता रहा हूँ मैं कि ये है सिस्टम कि जो आप एक आदमी की बात सुनने के लिए टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है। ये बिल्कुल इसमें साफ इसमें लिखा भी था, मैं इसको आपको पूरा भेजूंगा आपको, और मैं अपने पूरे दास्तान में भेजूंगा। मैंने इसमें लिखा था कि
इसके अतिरिक्त अपने इस दीर्घ आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालने तथा इस एक आंदोलनकारी की क्षेत्र के विकास के प्रति सोच तथा कार्य योजना पर वार्ता करने के लिए मुझे तिथि एवं समय प्रदान करने का कष्ट करें। बिल्कुल ठीक है। और ये दो जनवरी का है। और बाय द वे मैं उसे लिख गया, मैं लिखता नहीं हूँ, मेरा 2 जनवरी को बर्थडे था, तो मैंने कहा चलो एक सीएम को लिख दो, हाथ से ही लिखा है। और इन्होंने मुझे आज तक टाइम नहीं दिया, कोई पता नहीं मेरा लेटर कहाँ गया। मुझे पता है मैं आरटीआई लगाऊंगा तो पता चल जाएगा, लेकिन लगाना क्यों है? मतलब मुझे कोई उसमें कोई उनसे नौकरी या कोई वो थोड़ी ना मांगना था कोई, नहीं। लेकिन ये है सोच कि आप कुछ भी कहें। तो बात ये है, तो मुझे इतना वो तो नहीं आया। हाँ, काम हो रहा है, ऐसी बात नहीं कि हम ये नहीं कह सकते विकास नहीं हो रहा है, विकास हो रहा है, पैसे तो बहुत आ रहे हैं, लेकिन वो ढंग से ठिकाने नहीं लग रहे हैं। ये हमारा अभी मानना है कि विकास किसी और का ही हो जाता है, हो रहा है। आपका कहने का तात्पर्य है कि बजट का सदुपयोग नहीं हो रहा। हाँ। और बजट सही जगह पर लगने की जगह कहीं और जा रहा है। हाँ। तो ऐसे कुछ भ्रष्टाचार के मुद्दे जो आपने 20 वर्षों में उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत सेवा देने में देखे हों, आप उनमें प्रकाश डालना चाहें? कोई ऐसा मुद्दा हो बड़ा जिसमें आप कहना चाहें कि नहीं यार ये एक बड़ा भ्रष्टाचार हुआ था, अब इसको रोकने के लिए कई बार प्रयास किया? नहीं, इंडिविजुअल तो क्या कहना है किसी से। अब इसको तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो एक सिस्टम मैं कह रहा हूँ। मतलब आप किसको रोक लोगे? मैं तो किसी को सजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था। मैं अध्यक्ष रहा इनका सबका, डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ का, सारे विभाग उसमें शामिल है। मेरी खुद मेरी जो हालत हुई है ईमानदारी से काम करने की, मेरी दूसरों को समझाने की हिम्मत ही नहीं आई कि भैया तुम भी हैं। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास 8-10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने बिल्कुल मेरे को फॉलो किया, नहीं, और उनकी हालत भी उतनी बढ़िया नहीं रही, लेकिन उनको हमारा सपोर्ट रहा, हमें तो किसी का नहीं रहा। तो किसी को समझाने लायक ही नहीं है, क्योंकि चेन है ना। और वो हमारी जो पोस्ट होती है वो सबसे इंजीनियरिंग हायरार्की में सबसे लोएस्ट है। हमने तो उत्तर प्रदेश। आपका कहने का तात्पर्य यह है कि मजबूरी के तहत ही सही, हाँ, कर्मचारी को भी भ्रष्टाचार में शामिल होना ही है, होना पड़ेगा जी। नहीं, अगर वो मतलब 2-3 जॉब ऐसे हो सकते हैं, जैसे कोई बेचारा अध्यापक है, वो रह सकता है ईमानदार नहीं, वो भी सोचेगा यार कहाँ से कुछ करें, कोई ट्यूशन ही पढ़ा लें, कुछ करें, मजबूरी उसको सिस्टम में शामिल होना है ना, तो वो रह सकता है। ऑफिस का कोई 4th क्लास है, नहीं, वो भी नहीं रह सकता। मतलब उसको भी सोचेगा साहब से मिलाने के पैसे मिल। अरे हमने जब छोड़ छाड़ा ये सब करा तो हमसे नाराज़ हो जाते थे। चाहे मैं सबसे नमस्ते में कोई क्लास हो, मेरा कोई वो नहीं था बड़े उससे। लेकिन क्या है ना, उसको मान लो 50 रुपये मिल रहे हैं, कोई बिल बन रहा है, उसको 50 रुपये मिल रहे हैं और उसको 50 नहीं मिले, तो वो नाराज़ नहीं होगा? किसी को 5,000 या 50,000 मिले अलग बात है, लेकिन 50 रुपये वाला भी नाराज़ हो जाएगा ना, नहीं, क्योंकि सिस्टम में हो गया। तो जिसके पास वो नहीं है वो परेशान है कि क्यों नहीं है, और जिसके पास है वो तो बाध्य है, वो रुक नहीं सकता है। टॉप लेवल पे भी मैं बताऊं, हमारे एक थे, वो रहे, वो बाद में चीफ इंजीनियर रहे, पहले वो सिंचाई विभाग में थे, वो एक्सियन थे या एससी थे। तो वो बेचारे बिल्कुल क्या थे, सूफी आदमी। तो उन्होंने एक आदमी रखा था, या एक्सियन को रखा होगा कि भैया यार वो जो पहुंचाना है तो कर लेना यार, ठीक है। वही खंडूरी जी जैसा वाला हाल था। तो खंडूरी जी थे हमारे सीएम, बड़े ईमानदार आदमी थे वो, मैं मानता हूँ। वैसा सीएम मैंने देखा नहीं, डिसिप्लिन। हमने उनके उसमें भी काम किया है, नहीं, वो तब मैं वहाँ उस समय भी अध्यक्ष था, तो अध्यक्ष महासचिव जो भी था, तो वो बड़े वो थे। लेकिन उन्होंने जो पहुँचाने होते होंगे ऊपर, जो उनकी पार्टी वार्टी कहीं भी जाते होंगे, उसके लिए उन्होंने रखा था एक वो सारंगी रखा था। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल, वो वसूली एजेंट था सारंगी, बिल्कुल, ये बता रहा हूँ आपको। तो और खंडूरी जी बेचारे क्या थे, साफ सुथरे। अब वो है यही जिसको ये भी कह सकते हैं खंडूरी जी ने खुद को साफ सुथरा दिखाने के लिए ही सारंगी को रखा था। हाँ, अरे मजबूरी है उनकी, उनको सारंगी नहीं नारंगी किसी को तो रखना पड़ेगा, क्योंकि उसने जो पहुंचाना है, उसने जो थैले पहुंचाने हैं अटैची, क्योंकि उस फिक्स है ना कि आपने पार्टी कहाँ, देखिए हज़ारों करोड़ में लोगों को कहाँ से आ रहे हैं, ये कोई ऐसे थोड़े दे रहे हैं, नहीं, तो कहीं ना कहीं से एडजस्ट होना है, तो उन्होंने रखा अगला भाई, ठीक है। तो ये है पॉइंट। अब कोई डायरेक्ट है कि ने अपना रखा होगा, कुछ रखा होगा, जो खुद न भी ले तो उसको पहुंचाना है। वही बता रहा हूँ, जैसे हमारे वो ऐसी थे, उन्होंने रखा था कि यार तू पहुंचा देना इधर उधर, मैं तो क्या रहता हूँ। तो ऐसी खंडूरी जी का भी रहा, इसलिए वो ज़रूरी होते हुए भी ज़रूरी नहीं रहे लास्ट में। तो ये है,
हमारे एक मुख्यमंत्री थे, मैं बता रहा हूँ, मतलब मैं आपको बताऊँ जो करप्शन का सबसे बढ़िया एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। जी। वो थी हमारी डिमांड कि यहाँ के जो वो हैं इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स, इनको ही जो बजट का दिया जाए। जैसे गवर्नमेंट क्या करती थी, उत्तर प्रदेश निर्माण निगम, फलाना निगम, ये इसको दे देते थे काम। अब उसमें क्या था, जैसे आप चाहे करप्शन को 1 मिनट हटा दो, आप उसमें क्या है कि जैसे आप दे रहे हो काम, ठीक है, और यहाँ के लोगों को तनख्वाह भी दे रहे हो आप, मतलब PWD का दिया आपने, RES दिया, माइनर इरिगेशन दिया, किसी को भी दिया, सिंचाई को दिया, तो यहाँ के लोगों को आप पे भी तो दे रहे हो, ठीक, उनसे आपने काम कराया, ठीक हो गया। अब आपने उसको दे दिया उत्तर प्रदेश निर्माण निगम को, तो उत्तर प्रदेश निर्माण निगम ने 12.5% सेंटेज ले लिया। मान ली 100 करोड़ का काम था तो 12.5 लाख रुपए, 12.5 करोड़ रुपए, 12.5 करोड़ तो सेंटेज गया, ठीक है। अब क्यों दे रहे हो यार उसको तुम? हमारा ये कहना था कि उसमें इंदिरा हृदयेश मंत्री थी PWD की, हमारा ये कहना था कि आप क्या करिए, अगर आपने बाहर की एजेंसीज को देना है तो आप उनसे भी बतौर कॉन्ट्रैक्टर बिड मांगिए। तो आपका 100 करोड़ का काम है तो एक तो सेंटेज नहीं देना पड़ेगा, आप कर दीजिए ना ग्लोबल, उसको आपको सेंटेज नहीं देना पड़ेगा। नंबर 2, आपका थोड़ा कम आएगा, 100% में तो टेंडर जाता नहीं कभी, 10-5% क्या जाएगा और कम आ जाएगा, तो उसमें सेंटेज तो बचाओगे, 10-20 करोड़ रुपए और बचा लोगे। तो ऐसा नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसमें सिस्टम क्या था, सिस्टम है वो, तो मैडम ने, इंदिरा बढ़िया मंत्री थी ये भी, चाहे जैसे भी मतलब जो भी थे, लेकिन उन्होंने हमारी बात मानी और एक जियो निकाला 2005 में कि कार्यदायी संस्थाओं के निर्धारण में ये तय किया गया कि यहीं की जो कार्यदायी संस्थाएं होंगी उत्तराखंड की, उन्हीं को काम मिलेगा, बाकी एज ए कॉन्ट्रैक्टर काम करेंगे। मेरे पास जियो है वो भी, ठीक हो गया। तो पहले उसके बाद दूसरे मुख्यमंत्री आ गए, या जो भी आ गए, उनके मंत्री आ गए हैं, उन्होंने उसको हटा दिया, उन्होंने यूपी निर्माण निगम जोड़ दिया। उन्होंने कहा यूपी निर्माण निगम को भी दिया जा सकता है ज़बरदस्ती। उसके बाद प्रकाश पंजी थे हमारे एक, प्रकाश पंजी हमारे बड़े अच्छे वो थे, पहले भी पुराने परिचित थे और बड़े अच्छे मंत्री थे। उनको और त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, इनको बाद में वो की, हमने कहा तो इन्होंने कैबिनेट में वो रखा हो बिंदु कि ये गलत आ गया। तो तत्कालीन CM जो भी था, बंदा लगा लेना, उन्होंने कहा कि नहीं इसको छोड़ दो तुम। अब हमने उनसे पूछा, फिर उन्होंने कहा यार जब CM ही एग्री कर रहा तो हम क्या कर सकते हैं, CM से बड़े तो हम नहीं हैं। बिल्कुल नहीं, अब तो किसकी सेटिंग होगी, आप लगाओ, होगी नहीं CM की, ठीक है। आपका इशारा मेरे ख्याल से जनता भी समझ रही होगी कि आप किस मुख्यमंत्री को इशारा कर रहे हैं। अब लगाइए, अब हम कहाँ जाएंगे। तो है ये अभी भी वो 2005 का जियो आज भी लागू नहीं है, उसमें और भी कई विभाग जोड़ दिए, अब कई और जुड़ गए हैं इसमें, ठीक है, और अंडरस्टैंड और बना देगा। हमारा ये कहना था कि तुम यार ऐसा करो, यहाँ लोगों को तनख्वाह तो दे रहे हो तुम, अब क्या है ना, उनसे लेना आसान है, जो ऐसे देते हैं। जैसे यूपी निर्माण निगम को काम दिया, किसी को पता ही नहीं चलना है, उनका ऑडिट भी यूपी वाला करेगा, यहाँ वाला थोड़ा ना करेगा, नहीं, पता ही नहीं चलना है कितना लिया क्या नहीं। अब यहाँ वाले से अगर आप लोगे, ऑडिट भी होगा, मान लो PWD वालों, ठीक है भाई, हमने तुमको 500 करोड़ के काम दे दिए, अब तुम 50 करोड़ यहाँ ले आना। अब वसूली होगा, अब प्रचार होगा उसका, तो लोगों को पता भी चलेगा कि यार यहाँ तो ये हो रहा है। तो इससे बेहतर है कि कोई और को रख लो, ठीक है, और छलनी में छठे काम इधर दे दो, जिससे न भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन मोटा माल क्या कर लो। तो ये आज भी सिस्टम लागू है, ठीक है। कोई कह के दिखा दे कि हम दूध के धुले हैं, ठीक है, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ, और अपनी इनकम के वेरीफाई करो और हमारी कर लो। हमने भी इतने साल काम किया, करोड़ों रुपए के काम कराए होंगे, करोड़ों। तो हमारी कंडीशन आज भी देख लो, ठीक है, तुलना करो ना, और अपनी भी देख लो, जिसमें आप नेतागिरी में आए थे, आपका क्या था और आज क्या है, ठीक है। हम भी बताते हैं कि हम तब क्या आए थे, हम भी बताएंगे। मैं 1000 रुपये से शुरू किया था नौकरी और 1.5 लाख में ख़त्म हुआ, ठीक है। तो मेरी जो होगी मैं बताऊंगा, तुम अपनी बताओ क्या बचत है, क्या है, क्या नहीं है, क्या एसेट्स हैं। तो ये नहीं होगा। ये सुनो, इससे सिस्टम में आप कितना भी कर लो, भ्रष्टाचार जो है, जब तक हमारा वो नहीं बदलेगा,
ढांचा। संस्कार संस्कार कह सकते हैं इसको हम। ये कोई ऐसा आदमी आएगा, ये माना जा सकता है कोई भगवान आ जाए जैसे नहीं होता, क्यों, जिसकी बात डरे भी लोग बाग, तो तब तो बात अलग है। लेकिन वो भगवान तो आएंगे नहीं। उन्होंने कहा यार तुमको दे दिया, हम तुम अपना करो, अपना चलाओ अपना चलाओ ना, हमने तुमको दे दिया, तुम्हारे हाथ में हमने राजयोग लिख दिया, आप अपना चलाओ, और वो चला रहे हैं अपना। तो ये है पॉइंट। तो ये तमाम जैसे मैं बता रहा हूँ, एक मैं बताऊँ आपको, जब ये राज्य बना जी तब PMGSY लागू हुई जी, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ग्राम सड़क योजना। ठीक है, अब प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हुई तो इसके 2 उम्मीदवार होते हैं, एक तो PWD होता है, एक होता है RES। ग्राम सड़क है तो वो भी आ सकता है, वो भी आ सकता है। वो तब एक मंत्री होते थे हमारे, कौन थे वो, कोटद्वार के थे, ग्राम्य विकास के, सुरेंद्र सिंह। हाँ जी, उन्होंने उसको किसको दे दिया, एक कंपनी को दे दिया पूरा, क्या नाम था उस कंपनी का, कुछ था जो भी था वो, और वो पता नहीं कितने रुपए वो करके भाग गए वो। मतलब उसमें उन्होंने एक मुश्त 500 करोड़ या कुछ करोड़ के काम थे वो, या 5000 करोड़ थे उसमें, तो बहुत होते थे। 2004 में तो बहुत पैसे थे नहीं। वो था मेगाटेक, यस मेगाटेक। मैं आज भी कभी मैं अगर किसी कुर्सी में बैठ गया ना, मैं वो इंक्वायरी कराऊंगा ज़रूर कि मेगाटेक क्या था और उन्होंने क्या काम नहीं किया, और वो भागे फिर। उन्होंने जितना कर सकते थे करे, जितना समेटा, और उसके बाद चल दिए, और कोई इंक्वायरी नहीं हुई उनकी। अच्छा, कोई नो इंक्वायरी, तो अभी लगाइए। तो ऐसा तो शुरू में ही हमने देख लिया। ये राज्य बनने के तत्काल बाद की कार्यवाही है, बात कर रहे हैं। इसके बाद ऐसे वाकये तमाम सरकारी विभागों में होते चले आ रहे हैं। वो अब पूछो मत आप, अभी क्या पोजीशन होगी पता नहीं, अब नहीं, अभी हम करेंगे कुछ इसमें, और जब तो तब देखेंगे। अब क्या करेंगे हम, कोई आंदोलन करें, किसके विरुद्ध करें? मतलब आप कोयले के खान में आप कहोगे यार हम कहीं हीरा ढूंढेंगे, तो ज़रा कुछ कठिन है। नहीं, लेकिन आप सिस्टम के पार्ट रहे हैं। हाँ। और सिस्टम के आप अंदर रहे हैं। हाँ। तो क्या तरीका हो सकता है इस करप्शन को दूर किए जाने का? क्या आपने कभी देखिए, करप्शन का एक चीज़ तो मैं मानता हूँ कि जो हमारी एजुकेशन सिस्टम है, जैसे नहीं लगाते हैं कई अजीब चीज़ जोड़ देता हूँ मैं, एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है। हाँ। मैं चाहता हूँ कि हाई स्कूल स्तर पर उसको पढ़ाया जाए। अच्छा। पहले लोग समझें तो है क्या ये। अब वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट कहता है कि इफ़ एनी गवर्नमेंट सर्वेंट, लोक सेवक में चपरासी से लेके प्रधानमंत्री तक सब आते हैं, इफ़ एनी पब्लिक सर्वेंट टेक्स एनी टाइप ऑफ ग्रेटिफिकेशन अदर देन हिज लीगल रिम्यूनरेशन इज कॉल्ड द क्रिमिनल मिसकंडक्ट बाय ए पब्लिक सर्वेंट। कि अगर कोई ये जो है लोक सेवक किसी अपने जो लीगल रिम्यूनरेशन है, जो जिसमें हम स्टैंप लगा के दस्तखत करके लेते हैं, उसके अलावा किसी भी प्रकार का कुछ लेता है, तो उसका क्रिमिनल मिसकंडक्ट कहता है, आपराधिक दुराचरण। ठीक है, ये मैंने बहुत लोगों को समझाने की कोशिश की कि आपराधिक दुराचरण है, और इसके लिए 7 साल की सज़ा का भी प्रावधान है, और फाइन अलग पड़ सकता है। तो पहले तो ये मैंने कई लोगों को समझाया, लिखा भी मैंने, एक CM साहब को इसमें लिखा भी है कि मैंने कहा मेरी नज़र में तो वो क्या है, अपराधी है, चाहे वो कितनी बड़ी पोस्ट में है, अगर वो किसी प्रकार का क्या ले रहा है। पहले तो ये समझना पड़ेगा लोगों को, जो कुर्सी में बैठे हैं उन लोगों को भी समझना पड़ेगा कि हम ले तो रहे हैं, मज़े तो आ रहे हैं हमें। ठीक, मतलब एक बार एक IAS थे कोई हमारे, थोड़े ये होता ही है नेतागिरी में कि कोई बोल देते हैं, उन्होंने कहा यार हम IAS करते हैं, बड़े टॉप ब्रेन माने जाते हैं, और एक IIM करता है, ठीक है, उसको 1 करोड़ की सैलरी मिलती है, और हम यहाँ 1-2 लाख में पड़े हैं। मैंने कहा तो आप वहाँ जाओ ना, जहाँ 1 करोड़ मिलता है वहाँ जाओ, इतने टॉप ब्रेन हो तो। यहाँ तो इतना ही मिलेगा तो इसमें रखो, नहीं मत आओ यहाँ, कोई वो है। बड़ा नाराज़ हो गया अगला भाई मेरे से। मैंने कहा बात तो यही है मेरी नज़रों में, तो अगर कोई ले रहा है तो वो क्या है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट है। एक सुरेंद्र सिंह रावत जी थे हमारे, अपर सचिव रहे, फिर सचिव भी रहे हो शासन में, दाढ़ी वाले थे, तब मैं भी दाढ़ी रखता था। तो उनसे होगी मेरी शुरुआती दौर पर, मैं गया, मैं तब जनरल सेक्रेटरी था। सुरेंद्र सिंह रावत तो अच्छे ईमानदार माने जाते थे। हाँ, अब बात आई ईमानदारी की, ये जैसे आप कर रहे हो ऐसी ईमानदारी की बात उनसे होगी।
वो कहे तुम्हारा सब बेईमान हो तुम, ये है वो है। मैंने कहा एक बात बताओ, आप यहाँ हो IAS अधिकारी, मैं हूँ एक डिप्लोमा इंजीनियर, ठीक है, मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ कि मैं ईमानदार हूँ, डेड ऑनेस्ट, और मैं आपके बारे में जानता हूँ कि आप भी क्या हैं, ऑनेस्ट। मैंने कहा तो आप अपनी गारंटी ले सकते हो कि सारे IAS ईमानदार हैं यहाँ, दे सकते हो आप गारंटी? क्या मैं क्यों लूँगा? मैंने कहा मैं क्यों लूँगा, मैं अपनी बता सकता हूँ ना कि मैं ऑनेस्ट हूँ और आप ऑनेस्ट हो। तब से उनसे मेरी मतलब वो इतने खतरनाक अधिकारी और मेरी उनसे इतनी वो रही बढ़िया। जब भी मैं उनके ऑफिस गया विदाउट वो टाइम लिए ये वगैरह वगैरह, वो मुझसे हमेशा मिलते थे, कहते हाँ यार बात ये है, ठीक है। एक बल्कि एक मीटिंग थी बड़ी सी, मुख्य मतलब बड़ी टेबल की मीटिंग थी एक, तो उसमें 15 IAS बैठे थे उस दिन। तो मंत्री जी, हमारी मंत्री जी थी, तो एक फ़ोन आया इनका, चले गए बगल के कमरे में। तो उन्होंने कहा और भाई अध्यक्ष जी आप बताओ, करप्शन के ही कुछ बता दो। तब तक सुरेंद्र सिंह रावत जी ने मुझसे सुलगाया, मतलब बैठे सब। उसमें 2-4 तो बड़े ईमानदार आदमी थे, रविशंकर थे एक, रविशंकर PWD के सेक्रेटरी थे, एक कृष्णन थे सिंचाई के, बड़े ईमानदार आदमी थे। साउथ के लोग कुछ ईमानदार होते हैं। तो मैंने कहा क्या बेईमानी ईमानदारी की बात कर रहे हो आप? मैंने कहा जब मेरा कोई साथी यहाँ पर पैसे लेके बजट ले जा रहा है पैसे दे के बजट ले जा रहा है, तो क्या ईमानदारी की बात करूँ? और एक आदमी ने मुझसे वो नहीं किया, वहाँ पे आर्गूमेंट नहीं किया कि तुम बताओ कहाँ बताओ। वो तो मुझे फंसा सकता था कोई भी, 15 IAS को एक माने रखते हैं कि बताओ कौन है, सबूत लाओ, ये लाओ। किसी ने नहीं, क्योंकि पता है सबको ये हो रहा है। कोई भी बजट जो है बिना पैसे के नहीं आएगा, आप कितना कुछ कर लो, ठीक है, बिना दिए नहीं आएगा। जो इंस्टीट्यूशन करप्ट, जो साफ़ होने चाहिए थे वो करप्ट हैं। तो इसलिए ये इसके बदलने के लिए, जैसे मैंने कहा ना, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट जो है, इसको सख्ती से लागू तो कौन करेगा, लेकिन विचार जब आएगा, जैसे मेरे दिमाग में आया होगा ना, मैं शुरुआती दौर में आया तो मैं ऐसा डेड ऑनेस्ट नहीं था, मैं भी सिस्टम में ही था। मैं 3-4 साल करके मुझे समझ में आया है। एक तो मैं ये संगठनों की पोस्टों से मैंने लॉ पढ़े नहीं, और थोड़ा अध्यात्म से जुड़ा। मैंने कहा यार ये गलत है, तो मैंने समझ में आया, तो मैं फिर इसमें शुरू हुआ। समझाने वाला कोई नहीं था जी कि आप ये करिए वो करिए। तो 3-4 साल में मेरी समझ में आ गया, लोगों की भी आ जाए समझ में। नहीं, लेकिन अभी आप देखिए ना कि NCERT की किताब में एक चैप्टर डाला गया था कि जिसमें भ्रष्टाचार न्यायपालिका का उसका जिक्र किया था। उस सिर्फ एक चैप्टर को एक स्कूल की किताब में डालने का खामियाजा ये हुआ कि उस पाठ्यक्रम को लिखने वाले तीनों अध्यापकों को कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी और अपने शब्द वापस लेने पड़े, और NCERT किताबें छपने में कम से कम 3 माह की देरी हो चुकी है। ठीक, तो ऐसी स्थिति में क्या आप उम्मीद कर सकते हैं कि छात्रों को इस प्रकार का लॉ पढ़ाया जाएगा? अच्छा, उन्होंने भी कुछ जल्दी ज़्यादा करा ना, वो कोर्ट का लेते, मतलब उन्होंने ठीक लिखा। आप कभी भी नहीं मान सकते कि जो न्यायपालिका जो है वो ईमानदार है, इसमें कोई वो नहीं है, कोई नहीं है, कोई होगा। अभी एक जज पकड़े तो गए थे, सुप्रीम कोर्ट के थे वो, या कहाँ के थे वो, पैसे पकड़े गए थे, जिनके पैसे जलाए हुए किसी में वो थे, और उनको महाभियोग भी लगने वाला है। ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन उन्होंने केवल यही नहीं डालना था, उन्होंने पूरा लॉ एक्ट डालना था और पूरा ये समझाना था कि ये जो है ऐसा करना क्रिमिनल मिसकंडक्ट है, ये समझाना था। और जो बैठे हैं टॉप में, इनको भी समझना पड़ेगा कि ये क्या है, क्रिमिनल मिसकंडक्ट है, हम अपराधी हैं। मतलब जब तक दिल में ये भाव नहीं आएगा कि यार हम गलत कर रहे हैं और हम क्या हैं, क्रिमिनल हैं, तो हम मेरा यही कहना था, मतलब जो मुझसे कहता था, मैं भैया ऐसा है, मैं गवर्नमेंट सर्विस में आया हूँ, आई एम ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट मशीनरी, मैं क्रिमिनल थोड़ा ना हूँ यार। क्रिमिनल करना होगा मैं कहीं किसी से बंदूक खरीदूंगा, कुछ करूँगा, किसी को करूँगा, कुछ क्राइम करूँगा, नहीं। मैं तो एक क्या हूँ, उसका मशीनरी का पुर्जा हूँ, मैं क्यों क्रिमिनल बनूँ? और रिस्पेक्ट की बात है कि अगर हम गवर्नमेंट के एक एम्प्लॉई हैं तो रिस्पेक्ट नहीं है, मिलती कहाँ है नौकरी लोगों को? वो तो एक इज्जत की बात है कि आप गवर्नमेंट के पार्ट हो, तो 10 फायदे मिलते हैं उसके, ऐसी बात नहीं। तो आप ये समझिए, तो ये समझना पड़ेगा। एक सरकारी कर्मचारी के रूप में क्या फ़र्क महसूस करते हैं आप 2000 से पहले तक की व्यवस्था में और
वर्तमान में उत्तराखंड राज्य स्थापना का जो 25वां जयंती वर्ष चल रहा है, इस समय की व्यवस्था में क्या व्यवस्था का फर्क है, क्या रिश्वत का फर्क है, क्या घूसखोरी का फर्क है, क्या भ्रष्टाचार में फर्क आया है? मैं कि बताता हूँ। भ्रष्टाचार उस वक्त जो उत्तर प्रदेश का दौर था तब ज्यादा था, या वर्तमान में जो उत्तराखंड का हमारी अपनी सरकार है, हमारा अपना राज्य है, इस समय भ्रष्टाचार ज्यादा है? उत्तर प्रदेश में मैं 86 से लेके 2000 में तक रहा। 14 वर्ष की 14 आपने वर्ष उत्तर प्रदेश में उत्तर सर्विस प्रदेश, उसके अलावा दूसरे विभाग में रहा, लेकिन हम इसी 84 से रहा, वैसे 16 वर्ष लगा हुआ। की। तो 16 वर्ष आपने उत्तर प्रदेश में सर्विस की है और 20 वर्ष आपने उत्तराखंड की है। जी। तो 16 वर्ष में मुझे लगा कि मैं तो उससे ही दुखी हो गया था जो और था, लेकिन कंपैरेटिवली मुझे लगा कि वहाँ तब भी ठीक था अच्छा। उत्तर प्रदेश में। हाँ नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको कि वहाँ पर क्या था, एक तो कम थे लोग। हाँ। जैसे हमारा एक एससी होता था, मतलब हमारे विभाग में एक एससी सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर, ठीक। तो उस समय वो बैठता था नैनीताल में, और कम लोग थे, तो कम ही था, जो पहुंच भी नहीं पाते थे, कम ही था, और बड़े वो था, नियम कानून ज़्यादा था, नियम कानून भी थे, लोग आते थे, साइट वाइट आते थे, देखने भी आते थे, चेक भी करते थे, जैसे भी उल्टे चाहे किसी के लिए भी करें, लेकिन फिर भी क्या था, कंट्रोल्ड था। मैं उसी से दुखी हो गया था बेसिक। फिर भी बेईमानी में ईमानदारी थोड़ी शामिल थी। हाँ, आपका कहने का मतलब वहाँ तात्पर्य तब ये था कि अगर आदमी अपना लीगल ले रहा है, मतलब जो जिसको लीगल नहीं हुआ वैसे, है। जो निश्चित कोटा है हाँ, उतना ही अगर ले रहा है, तो वो क्या है, एक- ईमानदार है। हाँ, ईमानदारी का भ्रष्टाचार। हाँ, वो ईमानदार है। मतलब मान लो मेरे इससे कुछ प्रतिशत आ रहा है और मैं उतना ही ले रहा हूँ, बाकी नहीं मांग रहा हूँ, तो मैं क्या हुआ, एक ईमानदार ईमानदार हो गया, अधिकारी। अधिकारी हो गया। और अगर मैं ज़्यादा मांग रहा हूँ तो मैं बेईमान हुआ फिर। तो ये था कि तब आदमी वहाँ इस टाइप का ईमानदार तो था, ठीक। अब नहीं है, अब कोई किसी का कोई वो नहीं है, ठीक है। मुझे एक याद आता है कि एक बार एक कॉन्ट्रैक्टर थे, हम की शादी में गए थे, तो कॉन्ट्रैक्टर हमें बता रहे थे, तो पुराने कॉन्ट्रैक्टर थे, हम शादी में गए थे, उन्होंने कहा, अब हम थे ऐसे ही, उन्होंने कहा यार ऐसा है, हम गए थे और एक जेई थे हमारे साथ, ठीक है। तो अब जो भी लेन देन होता था, पुराने थे ना वो, और भी पहले के थे होंगे वो, हम उनसे ही करते थे कि ये है, बाकी सबका एक साथ ही उसी को देना है, वही है डिस्ट्रीब्यूशन एजेंट। फिर ठेकेदारों के नेता वो थे। हाँ, एक तरीके से ठेकेदार उसी से ज़्यादा कॉन्टेक्ट रखते हैं ना ऊपर को, इस मामले में। तब आदमी ठेकेदारों से डायरेक्ट, इससे जेई लेवल से ऊपर वो नहीं रखता था, इस भ्रष्टाचार के मामले मामले वो थ्रू लेगा, लेकिन लेगा। अब वो बन गए बाद में यही, वो जेई बन गए थे बल यही। तो अब मैं गया कह रहा अपने रूटीन वे में, उन्होंने नहीं यार तुम बताओ मेरे पास, तुम किसके पास जाओ, तो जेई है उसके पास जाओ, ठीक। तब इतना मॉरल तो था, अब कोई मॉरल नहीं है। अब क्या है अब जो है, जो पड़ गया जी हत्ते, आदमी सीधे मंत्री जी के पास भी जा सकता है। जाते हैं भाई, क्या बात कर रहे हो आप, सीधे, ठीक। एक बार क्या हुआ, हमारे कई लोगों के प्रमोशन हो गए, अब मंत्री का नाम तो नहीं बताऊंगा मैं, प्रमोशन हो गए एक विभाग में। अब मैं अध्यक्ष, वो लिस्ट जारी न हो, मंत्री की हाट की है, मंत्री की हाट की है। अब मैं गया, और मंत्री जानते थे मैं राज्य आंदोलनकारी, मेरा बड़ा सम्मान भी करते थे वो। मैंने कहा कि ये प्रमोशन कर दीजिए ज़रा, ये लिस्ट आपके है। यार अध्यक्ष जी जगह ऐसे थोड़ा ना होते हैं यार, आप ऐसा करो ना, अपने उन लोगों को, कुछ लोगों को, उनके रिप्रेजेंटेटिव को भेजो यहाँ, जिनका प्रमोशन होना है, उनके किसी आदमी को भेजो यहाँ, आप मत आओ। ठीक है। मैंने कहा ठीक है, मैंने उनसे कह दिया भाई प्रमोशन तो तुम्हारे हो जाएंगे, लेकिन तुम अपने क्या करो, एक रिप्रेजेंटेटिव भेजो वहाँ। भेजा उन्होंने, ठीक है, उन्होंने भेजा दिया, उन्होंने ठीक है, उन्होंने तय हो गया, उनका हो गया, लिस्ट निकल गई। तो ये है व्यवस्थित भ्रष्टाचार। लेकिन हमें ये लगा कि फिर भी कि अगले भाई को इतनी तो शर्म थी कि उसने मुझसे ये कहा कि आप चल दो यार। नहीं है, ये व्यवस्थित है, सिस्टमैटिक। मतलब कोई ये कहे कि यार 1%, मतलब मैं बता रहा हूँ 5 लाख या 3 लाख लोग होंगे यहाँ जो काम कर रहे होंगे, 3 लाख का 1% कितना होगा, 3000। 3 लाख में कुछ लोग घटा दो, जैसे अध्यापक 1.5 लाख लगा लो, 1.5 लाख का 1% लगा लो, 1500।
1500 आदमी भी मुश्किल से निकलेंगे। जो ईमानदार हो। हम्म। मतलब आपका कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे प्रदेश में जिन पदों पर अच्छा। भ्रष्टाचार का मौका है, हाँ। उनमें 1000-2000 आदमी भी ईमानदार निकलना मुश्किल है। मुश्किल है। और जो जो होंगे वो भी परेशान होंगे, जो ईमानदार होंगे वो परेशान होंगे, क्योंकि सिस्टम ही नहीं है। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आप इसको तरीके से नहीं लागू करोगे तो नीचे वाले आदमी को तो मैं बिल्कुल भी वो नहीं देता दोष। मैं इसलिए इनका अध्यक्ष भी रहा। मैं क्यों दूँ उनको दोष? क्योंकि अगर वो रोकेंगे तो मेरी जैसी हालत हो जाएगी। आप सोचिए, मैं ज़िंदगी भर पूरे थ्रू आउट लाइफ मैं कभी अपनी गाड़ी नहीं खरीद पाया, मैं अपना घर नहीं बना पाया। ये तो रिटायरमेंट के बाद मैंने ये घर बनाया, जो पैसे मिलते हैं ना रिटायरमेंट के बाद। ठीक, ये गाड़ी बाहर दिख रही है, मेरे बेटे की गाड़ी है, ठीक है। तो नहीं खरीद पाया। अब मैं दूसरों को क्यों कहूँ यार तू मेरे रास्ते पर चल, या तो मैं कोई संत महात्मा होता, कोई मेरे पास सिद्धि होती कि हाँ यार तेरे को कुछ और वरदान देता, ठीक। और कुछ लोगों ने फॉलो किया, ऐसी बात नहीं, बहुत लोग। एक सुनील कांडपाल थे हमारे साथ, सुनील कांडपाल, वो ग्रिफ के थे, ग्रिफ से वो आए हमारे विभाग में, वो PMGSY में चले गए। उन्हें 4 साल पहले BRS ले लिया। अभी उनको एक स्केल भी आगे का नहीं मिलना था, जो उन्हें नहीं कर सकता यार, दाजू मैं नहीं कर सकता हूँ। मैंने कहा यार कर ले तो 3-4 साल तो मेरे साथ आ जा, चल संगठन में काम करते हैं। तो उसको मूड ही नहीं बना। ऐसे कई लोग थे। एक मैन इरीगेशन में थे, एक बच्चा था, वो था 2004 न 4 तो नहीं था, 11-12 में कोई था, यहीं हल्द्वानी का था, वो कहीं पढ़ा रहा था यहीं इंजीनियरिंग कॉलेज में। तो वो लग गया मैन इरीगेशन में, नहीं कर पाया होगी। उसके घर वालों ने भी मुझे समझाया कि आप, मैंने कहा यार कुछ होकर ऑफिस अटैच कराते हैं, नहीं हुआ, उसने भी छोड़ा। तो जो नहीं कर पाएगा ना वो, इस और नंबर 2 वो क्यों करेगा छोटा आदमी, जब उसको उसमें सुविधा मिल रही है, उसको सुविधा मिल रही है वो करे, और वो प्रोसेस से हट नहीं सकता। प्रोसेस तो हटाएगा, अगर आपने करप्शन हटाना है तो टॉप लेवल आपको साफ़ करना पड़ेगा। नीचे वाले को आप कितना फंसा लो, 2000, 4000, 50,000 वाले को कितना फंसा लो आप, लेकिन जब तक टॉप लेवल को आप वो नहीं करोगे, टॉप लेवल साफ़ नहीं होगा। जो ये नहीं समझेगा कि मैं भैया देशद्रोह कर रहा हूँ, अगर मैं लेकिन देखिए आपने कहा ना टॉप लेवल का भ्रष्टाचार जो है, अगर उस भ्रष्टाचार की बात करें तो एक व्यक्ति ने विधायक बनने के लिए, क्योंकि आप बेरीनाग इस जगह में शराब से लेकर तमाम व्यवस्थाएं जनता के बीच पहुंचानी पड़ती हैं, उन तमाम व्यवस्थाओं के लिए उसे पैसा चाहिए। तो पैसा भ्रष्टाचार के अलावा उसके आने का कोई रास्ता नहीं है। नहीं है। तो क्या आपको ये नहीं लगता है कि आप पहले तो इलेक्शन व्यवस्था में सुधार करिए। सुनिए, मैं खुद एक बीच में मेरे दिमाग में आया कि हम भी राजनीति में घुस जाते हैं, ठीक है, तो हम भी लगे इस लाइन में। तो मैंने देखा यार ये इसमें तो हो ही नहीं, मतलब मान लो कल मैं यहाँ से उड़ जाता हूँ हल्द्वानी से, उड़ सकता हूँ, मतलब मैं अभी यहाँ पर जो हमारा उत्तराखंड सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति है, उसका मुख्य संयोजक हूँ। 10-12 हज़ार लोग तो मेरे भी होंगे यहाँ। उत्तराखंड सेवानिवृत्त कार्मिक समिति, कार्मिक समन्वय समिति, जिसमें सारे जितने हैं रिटायर्ड लोग कर्मचारी, तो 12,000 तो हमारे हैं यहाँ लोग। तो 12,000 तो लोग मेरे पास हैं, बाहर नहीं होंगे तो 10 तो होंगे ही, ठीक। कुछ मेरे रिश्तेदार होंगे, कुछ परिचित होंगे, कुछ पुराने सपोर्टर होंगे, लौट तो सकते हैं नहीं। लेकिन अगर उसको हमें विस्तृत प्रचार प्रसार तो पैसे तो चाहिए, चाहे मुझे उन्हीं से मांगने पड़ेंगे, नहीं अपने पास तो है नहीं, लड़ नहीं सकता हो। सुनो, यही तो सिस्टम में ख़राबी कर रहा हूँ कि अगर आपने एक पार्टी बनानी है या आपने उठना है, एक थे हमारे जसवंत सिंह जी थे रानीखेत के जी, एक नोट एक वोट वाले, वो जीत गए संघर्ष वाहिनी से ना। उन्होंने कहा ठीक है, लोगों ने उनको सपोर्ट किया कि एक नोट भी दिया, एक वोट भी दिया, और वो विधायक बना दिए। तो ये भी है। तो अगर आपको वो कुछ लगेगा, लेकिन अब कठिन है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड की राजनीति में एक अमूल चूल परिवर्तन के लिए एक बार फिर जमीन से जुड़े जसवंत सिंह बिष्ट जैसे लोग चाहिए, जो कि एक नोट एक वोट के नारे के साथ फिर चुनाव मैदान पर उतरे और राजनीति में एक बड़ा बदलाव लाए। ये है। चलिए कांडपाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया और बहुत अच्छी जानकारियां दी, और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे दर्शकों को आपकी बातें पसंद आएंगी। धन्यवाद।